पब्लिक डोमेन पे, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, और पब्लिक सर्वेंट ये सोचे कि मैं इससे इतर हूँ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम आपसे मिलने वाले व्यक्ति हैं, हम सबकी बातें एक दूसरे तक पहुँचाती हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ट्रांसपेरेंसी जो वर्क का है उसको समझिए, कहीं कोई अनजाने में ऐसी गलती नहीं कर दीजिए जो आपके पूरे कैरियर के लिए बाधा हो जाए। मैं जानता हूँ हमारे कई नए यूएलबी के अभी ईओ बने, हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन के पहले कई चीज़ों का वर्कशॉप जब कराया तो मैंने देखा कि कई लोग को अभी एग्जाम क्लियर करके आएंगे, लेकिन जितनी तरह की चैलेंजेज यूएलबी में है वो कैसे फेस करें, उनके लिए भी चुनौती थी। मैंने कहा कि उस वर्कशॉप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कराइए। आनंद किशोर जी के बाद अभय जी आए, अभय जी ने भी उसको इंट्रैक्शन के लिए दिया, और जो हमारे नए यूएलबी है उनको भी ट्रेन करने का प्रयास किया गया। मैं अभी भी कहूँगा अभय जी कि हमारे जो 9 कमिश्नरीज हैं और शायद 12 ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हमारे यहाँ होते हैं जो सीनियर ऑफिसर्स के होते हैं ईओ स्तर के, कल उसकी भी चर्चा हो रही थी, उनको भी पूरी चीज़ की मैंडेट दीजिए ताकि ये हमारे नए ईओ उनसे भी इंटरेक्ट कर सके। अभी आपने बताया कि हम सारे टेंडर की प्रक्रिया को लेकर यहाँ भी वर्कशॉप कर रहे हैं 9 कमिश्नरी वाइज, ये सब चीज़ों की जानकारी जरूर लीजिए। जब तक स्कीम की जानकारी, उसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को आप नहीं जानेंगे, कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई तो वो आपके कैरियर के लिए बाधक होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हम डिसीजन नहीं लें, ये भी गलत परंपरा है। आपकी जो आपके ऑफिसर्स की एबिलिटी है वो इस आधार पर नहीं तय होती है कि आपने चीज़ों को सही ढंग से किया, आपने चीज़ों को सही ढंग से कितना समय में किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो कई ऐसे भी फाइल हैं जिसको हम लंबे समय तक टाल सकते हैं, और कई ऐसे भी अधिकारी आते हैं जो डिसीजन लेकर उसको सही साबित कर देते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि एक क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, जिसको मैं लीडरशिप क्वालिटी भी कहता हूं, चाहे वो पॉलिटिशियन में हो चाहे वो हमारे ऑफिसर्स में हो, वो डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, चीज़ों को समझना और डिसीजन लेना, डिसीजन को पेंडिंग नहीं करना। हमको नहीं समझ में आ रहा, हम अपने सीनियर अधिकारी से बातचीत करके चर्चा करके डिसीजन लेंगे, लेकिन डिसीजन लेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे और उसको पेंडिंग में डाले रखेंगे, ये आपके अंदर निगेटिव थॉट को दिखाता है कि आप काम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं जहां एक और ट्रांसपेरेंसी की बात करता हूं, वही मैं कहता हूं कि डिसीजन लेने की एबिलिटी भी आपके अंदर आनी चाहिए, और वो थॉट प्रोसेस आएगा नॉलेज के साथ, चीज़ों को शेयर करके, चीज़ों को कम्युनिकेट करके आएगा। मेरा दूसरा जो आप सबसे आग्रह है, पब्लिक इंटरेक्शन। मैं कभी कभी सुनता हूं, थोड़ा खराब भी लगता है, कई अधिकारी कई कैजुअल चीज़ें बोल जाते हैं। जो गरीब व्यक्ति, आज ही मेरे पास सुबह में मैं सहयोग कार्यालय में पार्टी में बैठा था, एक महिला आई, उन्होंने कुछ कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए मैं गया था मुख्य ईओ से मिलने के लिए, उन्होंने मुझे एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया जो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन उनके शब्द अमर्यादित थे। उनका कहना था कि मैं ही ना करूँगा, कोई और थोड़े कर देगा आपको, और शब्द का प्रयोग जो किया हो सकता है गलत भी बोल रही हो, लेकिन मैं उसके काम को लेकर नहीं जा रहा हूँ, काम क्या था नहीं था, शब्द हमारे हाथ में, शब्द की मर्यादा हमारे हाथ में। हम कोई भी ऐसा अंश शब्द नहीं बोले जो आपको लग रहा है कि आप अपने ऑफिस में बैठ के बोल रहे हैं, लेकिन मुंह से निकला हुआ शब्द बाजार में चला जाता है, वो बाजार से कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। मैं कई बार ये भी कहता हूं कि 2 आंख से हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन लाखों आंख से दुनिया हमको देखती है, इसलिए हम उन लाखों आंखों पर हमेशा ध्यान रखें कि हम उससे बच नहीं सकते। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि कृपया करके पब्लिक इंटरेक्शन को बढ़िया कीजिए, उससे आपका इमेज बढ़ता है। मैं भी 19 साल से विधायक हूँ, अभी आपके जो सचिव महोदय हैं वो डीएम पटना भी रहे, अपोजिशन में भी मैं था तो भी उनसे काम लिया, और उनको भी काम करने की मजबूरी थी क्योंकि मैं कागज के साथ था। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ अगर आप बेहतर इंटरेक्ट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्योंकि समस्याएं हम जानते हैं, आप नॉलेज लेके आए हैं लेकिन समस्याएं हम जानते हैं, क्योंकि हम पब्लिक से मिलते हैं। अगर आप जानेंगे, हमारे को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बेटर आइडिया इनोवेशन के साथ और इम्प्लीमेंट करने में आएगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं भी राजनीति में एक्सीडेंटल आया हूँ, और मैं इस बात को गर्व से कहता हूँ कि एक्सीडेंट से जरूर आया हूँ, लेकिन मैंने पब्लिक से ही सीखा है कि कैसे काम किया जाता है, क्योंकि समस्याएं भी उन्होंने बताई और समाधान भी उन्होंने बताया। मैं इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा होगा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, पब्लिक से, तो आप सॉल्यूशन भी बेहतर दे पाइएगा। इसलिए मैं आप सबसे इस बात का रिक्वेस्ट और निर्देश दोनों कहूंगा कि इस पे कोई कोताही अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जिस पंचायती राज व्यवस्था को मानिए अपने
गांधी जी हो या अभी अपने प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी जो सपना देखे हैं, उसको स्ट्रेंथन तभी हो सकता है जब हम उनके रिप्रेजेंटेटिव से सही ढंग से बात करेंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि सुनिए उनके साथ, नहीं करिए अपने दिमाग से, लेकिन आप सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। कन्विंस कीजिए कि सर ये काम कराइएगा तो आपको भी नुकसान हो सकता है, ये एक चीज आप कहिएगा ये लीगली सही नहीं है, बताइए, 2 बार इंसिस्ट कीजिए, 3 बार इंसिस्ट कीजिए, उसको सब कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद भी नहीं हो तो सबसे ऊपर आपकी नौकरी है, उसके एवज पे कोई काम मत कीजिए, मेरा खुद का इंस्ट्रक्शन है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि वो 3rd स्टेज है, 4th स्टेज है। पहले प्रयास करना है कि कन्विंस करना कि ये चीजें सही है, ये चीजें सही नहीं। सही चीजें हैं तो उसके साथ टीम स्पिरिट में लगकर उस काम को कराइए, तो उसको भी लगेगा कि मैं 5 चीजें बोलने गया, 3 चीजों ने टीम स्पिरिट के साथ काम करके दिया, 2 चीजों को नकारा है तो कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि पब्लिक इंटरेक्शन आपका बढ़े और रिस्पॉन्स टुवर्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी बढ़े। आप कम से कम पूरे हफ्ते का एक दिन तय कीजिए कि मैं आज 3 घंटे बैठूंगा ऑफिस में, बैठ के जो भी पब्लिक के लोग आएंगे मिलेंगे हम। हफ्ता में एक दिन 3 दिन का 3 घंटे का समय तय कीजिए। छोटा ईयू है, बड़ा ईयू है, नगर निगम है, आप इंटरेक्ट कीजिए। आप वार्ड काउंसिलर्स को मिलने का समय अलग से दीजिए। मैंने एक जानकारी प्राप्त की, मुझे मालूम हुआ, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, इसको अन्यथा भी कोई अधिकारी नहीं लेंगे, कि एक अधिकारी ने केवल अपने रूम में एक कुर्सी लगाया कि एक ही नगर पार्षद आएगा, 2 पार्षद आएगा तो उसको खड़ा रहना, उन्हें बाहर खड़ा होगा। अरे ये क्या कर रहे हो भैया, ये तरीका नहीं है। आप किसी का अपमान करके सम्मान नहीं पा सकते, और ये तरीका किसी भी डेमोक्रेसी में टॉलरेट नहीं किया जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि चीजों को चेंज करना है। आई एम नॉट पर्सनलाइज्ड टू एनीवन, लेकिन आई एम स्ट्रिक्टली कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप रिस्पेक्ट दीजिए, यू विल फाइंड द रिस्पेक्ट। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं सिस्टम में, चाहे वो आपके तरफ के हो चाहे मेरे तरफ के हो, उनके साथ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जैसे निपटा जाता है वैसे निपटा जाए। इसके बाद मैंने एक चीज कहा, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क और डिस्पोजल ऑफ वर्क। आप तभी डिसीजन जब तक लीजिएगा जब तक काम कोई, अभी मैं अभय जी के साथ हम लोग इधर 3-4 दिन, इन्होंने एक एक काम को बांटना शुरू किया। मैंने इनको सबसे पहले कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट काम ये था, क्योंकि कोई व्यक्ति एक होकर सक्षम नहीं हो सकता है, उसके पास जब तक टीम नहीं होगा तभी वो सक्षम होगा। इसीलिए मैंने कहा कि टीम स्पिरिट, आज इनके पास सभी ईओज है, सभी यूएलबी है, डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं, सब पर काम दीजिए और सबकी मॉनिटरिंग कीजिए। यही व्यवस्था आपको अपने नीचे भी लागू करनी है। मेरे नीचे 5 लोग हैं, मैं 5 को काम दूंगा। मुझे अभी जानकारी मिली जो नए हम लोग अभी स्वच्छता पदाधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, अरे भैया वो भी पास करके आए हैं, उनका भी सम्मान कीजिए, सम्मान बढ़ेगा। क्यों इस स्थिति में कि वो हमसे हायरार्की में नीचे है, उसको हम लोग कॉलेज कैंपस में होते थे तो नए जो ऑफिसर्स आते थे, नए स्टूडेंट जो आते थे उनका खूब रैगिंग होता था। तो रैगिंग का एक तरीका होता है कि भाई उसकी एक सीमाएं होती है, किसी को रैगिंग करके उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का भी प्रयास होता है ताकि वो आए जल्दी मिक्सअप करे। उसको डेमोलाइज करने का अधिकार रैगिंग में भी नहीं है। अब तो रैगिंग तो बैन भी हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि आपको इस तत्व को भी समझना है, आपको उसी से काम लेना है, और उसी को आप डेमोलाइज करके रखेंगे तो कैसे काम लेंगे। मैं अभी काम कर रहा हूँ, 10-12 लोग मेरे ऑफिस के सेंटर में होंगे, सीनियर अधिकारी हैं। मैं अपने काम के लिए इंसिस्ट भी उतना ही करता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन उनके डिसरिस्पेक्ट करने का अधिकार मंत्री को भी नहीं है, तो ये अधिकार आपको भी नहीं है कि आप अपने नीचे के कर्मचारी को डिसरिस्पेक्ट कीजिए। और डिसरिस्पेक्ट करके अगर रिस्पेक्ट कीजिएगा तो इन रिटर्न आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि कम से कम अपने सचिव को जरूर फॉलो कीजिए। और मैं इसलिए इस बात को कहा कि मैंने इनको 2-3 बार इंटरेक्ट करते हुए देखा, तो उन्होंने बताया, बोलते हुए मैंने सुना इनको, तब पार्टनर बताओ क्या करना है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाइएगा तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आज के डेट में सारे क्षेत्र में लोग एम्प्लॉय के रूप में नहीं अब आ रहे हैं। जो एम्प्लॉय बेटर परफॉर्म कर रहा है उसको अपना पार्टनर बना रहे हैं ताकि उनका इंटरेस्ट सिस्टम में बढ़ जाए, उनको काम करने में मोटिवेशन लेवल हाई हो जाए। इसलिए ये स्पिरिट आपको लाना पड़ेगा।
इसलिए मैं आपके सामने कुछ जो मेरी अपेक्षाएं थी एक वर्क परफॉर्मेंस के आधार पे, वो मैंने आपसे उम्मीद किया कि आपको अपनी पर्सनालिटी कैसे ग्रो करनी है, और जब तक आपके अंदर का अपना इनोवेशन नहीं आएगा आप वर्क को परफॉर्मेंस पर नहीं ला सकते। इसलिए मैंने पहला जो 10-15 मिनट आपका समय लिया वो वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर कैसा होना चाहिए। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसकी चर्चा सचिव महोदय ने भी की, मैं आपके सामने सरकार की उन प्राथमिकताओं को भी अपने शब्दों में रखना चाहता हूं, खास करके इसलिए कि कुछ 10 पॉइंट मैंने भी रखे हैं। मैं और भी चीजें होंगी, सचिव महोदय ने और काफी चीजों को फोकस किया है, और आज कई सत्रों में आपके साथ एक बहुत अच्छी बात है कि जहां एक और आपका परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ साथ इंटरेक्शन भी आपके साथ है। आपको ये बताने का अधिकार है कि आपको समस्याएं क्या आ रही है। हम केवल वन वे सिस्टम नहीं कि हमको रिजल्ट चाहिए, हम ये हमेशा चाहते हैं कि टू वे सिस्टम हो। आपकी जो समस्या है उसको भी डिपार्टमेंट एड्रेस करने को तैयार है, उसको सुनकर समझकर, और लेकिन वो समस्याएं हो, लापरवाही न हो। समस्याएं हैं तो निश्चित उसका निपटारा होगा, लापरवाही होगा तो उसको आपको दूर करना पड़ेगा, उसके लिए डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे हम लोगों ने जो 10 प्राथमिकताएं तय की हैं, मतलब मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट भी उसी चीज को आपके सामने रखा है। सबसे पहले घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना। शुद्ध पेयजल की योजनाएं, कुछ बड़ी योजनाएं भी सैंक्शन हुई हैं, कुछ छोटी योजनाएं आप नगर निगम और नगर जो 6 फाइनेंस कमीशन की पैसे आए हैं, जो 16 फाइनेंस कमीशन के और 15 फाइनेंस कमीशन के जो पैसे आए उसको आप खर्च करते हैं। मेरा मानना है कि उसकी गुणवत्ता, नल जल योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी ध्येय थी इस योजना को नीचे तक उतारने की। बहुत हद तक योजनाएं नीचे गई भी हैं, लेकिन थोड़ी उसकी मॉनिटरिंग हमको बेहतर करनी थी। मैं अभी भी मानता हूं कि जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए। जिन एजेंसी को ये काम दिया गया है, मैंने पटना नगर निगम में भी उसको फोकस किया, उनको अपने पाइप को, छोटी सी बात मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं भी विधायक हूं तो मैं जानता हूं इस चीज को, उनके वर्क में ये डाला हुआ है कि आपको 2 फीट नीचे पाइप डालना है। हम क्या उससे एक बार सड़क पर घूम जाएंगे तो आपको रिपोर्ट आ जाएगा कि पाइप कितना नीचे गया। जब पाइप नीचे डालेंगे तो उसकी अर्थिंग का काम आप करेंगे, जो उसका रोड को रीस्टोर करने का वर्किंग है वो भी उसके योजना के पार्ट में है। हम उसको एक बार देख लें। क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम 2 दिन ग्राउंड पे जाके घूमेंगे, योजनाओं को देखने जाएंगे? मैं सभी नगर निगम के आयुक्त और सबसे आग्रह करूंगा, आपको कम से कम अपने वीक में 1 दिन 2 दिन ऐसा निकालना चाहिए जो बहुत छोटे छोटे हैं। नगर निगम का बड़ा सीन है तो महीने में 3 दिन निकालिए। छोटे हैं जो है नगर परिषद है, नगर पंचायत है, तो उनमें 1 दिन निकालिए। जाइए स्कीम पर घूम जाइए, कहां से कहां स्कीम स्टार्ट होता है बताओ और कहां तक चल रहा है। आप खुद देखेंगे, पब्लिक आपको सब बात बता देगी, और आपके अंदर भी भगवान है, हर आदमी के अंदर भगवान है। सामने देखिएगा तो आप खुद उसका सही निराकरण बता दीजिएगा क्या करना है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन की जो भी है, खास करके शुद्ध पेयजल की स्कीम को अगर मॉनिटर करना है तो नीचे जाकर थोड़ा देखिए, उसका बेहतर रिजल्ट आपको खुद मिल जाए। और हम सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि हम हर घर तक शुद्ध पेयजल दे, उसमें बहुत हद तक सफलता मिली है, लेकिन जो योजनाओं को क्रियान्वयन में और गुणवत्ता के साथ होनी चाहिए उसमें आपको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एजेंसी का टाइम पीरियड अभी आपके साथ है। मुझे जो जानकारी है कि कई एजेंसी का भी टाइम पीरियड अभी जो मेंटेनेंस का है वो आपके साथ है। आप अगर उसको फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। स्वच्छता मिशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इमेज बिल्डिंग है। नगर विकास वर्ड बोलते ही और नगर निगम बोलते ही जो पहला शब्द लोगों के जहन में आता है वो होता है स्वच्छता का, सफाई का, कचरे के उठाव का। यानी जब तक आप स्वच्छता मिशन पर काम नहीं कर रहे हैं आपका परसेप्शन नहीं उठ सकता है। इसलिए हमको अपने यूएलबी को एक अलग स्थान पर लाना है, तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्वच्छता का। और इसके कई आयाम हैं जिसकी चर्चा अभी सचिव महोदय कर रहे थे। मैंने केवल प्राथमिकता की बात इसलिए की ताकि आपके ध्यान में आ जाए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आपके यूएलबी को एक अलग स्तर पर उठाकर ला देगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके अंदर इन पॉइंट्स का दम नोटेड होना चाहिए कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। हम लोगों ने पटना में एक प्रयास किया, नगर निगम आयुक्त कमिश्नर हैं, हम लोगों ने जन भागीदारी को प्रयास किया। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, 8-10 ऐसे सेक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं शहरी क्षेत्र में,
हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हो सकते हैं, हमारे दुकानदार एसोसिएशन हो सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स वाले हो सकते हैं, होटल्स के लोग हो सकते हैं, हमारे सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, रेजिडेंस वेलफेयर के लोग हो सकते हैं, मोहल्ले की बैठक हो सकती है, वार्ड सभा हो सकती है। हम इस तरह से करके पब्लिक को कैसे अवेयर करें कि कचरा सही पर जगह पे। ये वन डे का काम नहीं है, हमको इसको अपने रूटीन काम में बनाना होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे संस्कार में स्वच्छता है, हमारे व्यवहार में उसकी कमी आई है, और व्यवहार भी अपने आप बन जाता है जब निरंतर उस पर काम होता है। कहते हैं कि 10 साल तक कोई व्यवहार में आप नहीं है तो आपके जिन में आने लगता है, पीढ़ी बदलती है, धीरे धीरे 10 वर्षों के आपके व्यवहार में चीजें आने लगती हैं। तो मेरा भी आपका मानना है कि आपको अगर रूटीन प्रोसेस में इस चीज को अगर आप चेक करेंगे तो लोगों के संस्कार में बिहार से बड़ा स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो सकता है? आप भी सोचिए ना, जिस समय राज्य में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रही होगी तब भी घर घर का मिट्टी और गोबर से लीप कर लोग छठ की पूजा कर लेते थे, घर में शुद्धता पानी से लेकर सब चीज की, दूसरे का मोहल्ला का भी जाकर लोग सफाई कर देते थे। तो संस्कार की तो कमी नहीं है हमारे व्यवहार की, पर यह व्यवहार आपके प्रयास से हो सकता है, आपके लगातार और निरंतर प्रयास से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी प्राथमिकता को आप समझेंगे। कुछ योजनाएं हैं जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, चूंकि चुनावी वर्ष है और सरकार ने कुछ अपनी प्राथमिकताएं और भी तय की हैं, चाहे उसमें मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना है, इसकी मॉनिटरिंग आपको करनी है, और इसके कई जिला पदाधिकारी और प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में टीम है, वो लोग इस पर होमवर्क कर रहे हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में होना है तो जितना जल्दी इसकी एनओसी की प्रक्रिया हो, इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता की प्रक्रिया हो, ये सब चीज की जानकारी आप डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर इसके लिए अलग से बनाए गए। जितनी योजनाएं बता रही हैं ये सारी योजनाओं को कहीं ना कोई नोडल ऑफिसर आपका स्टेट लेवल पे है, आप डायरेक्ट उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और सेक्रेटरी को मैसेज दे सकते हैं कि ये चीजों में यहाँ समस्या आ रही है। मैंने अभय जी से कहा भी है कि अपने डिपार्टमेंट में भी इस प्रकार का शेल हो जो कि सभी तरह की जो कंप्लेंट्स आ रही है, जो एडवाइस चाहिए वो यहाँ से उनको मिल सके, तो वो हम लोग बहुत जल्द आपको स्ट्रेंथन करके देंगे। समग्र विकास में कई आयाम हैं, उन आयामों को आप संबंधित विधायक या विधान परिषद को बता भी सकते हैं कि भाई इस साल की योजना में इसको आप ले लीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जल जमाव का प्रोन एरिया है, जहाँ वो पब्लिक है तो उनको भी रिपोर्ट मिलता है, लेकिन जल जमाव तो आप दूर करते हैं, तो आप भी अपने तरफ से प्राथमिकता उनको जाकर बताएंगे तो निश्चित रूप से 3 में से 2 एक योजना वो उसको भी लेंगे, क्योंकि उनकी भी प्राथमिकता में वो रहता है। तो एक बार इंटरेक्ट करना चाहिए इस स्कीम को लेकर, और स्कीम में काफी राशि दी जा रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको इसको पूरी तरह से नीचे तक यूटिलाइज करना चाहिए ताकि बरसात के पहले हम कैसे कुछ प्रोन इलाके को बचा सकें। सम्राट अशोक भवन, जिसके जमीन को जितना जल्दी आप उपलब्ध कराएंगे उतना जल्दी, और उसके क्रियान्वयन में भी, मैं अभी एक जिले में गया था, वहाँ एक सम्राट अशोक भवन बना हुआ है, लेकिन उसको हम लोग हैंड ओवर नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें कई ऐसी चीजें आई हैं। अब 6-8 महीना से चल रहा है ये मामला। मैंने कहा है डिपार्टमेंट को जितना जल्दी उस पर, अगर वो गलत है तो उस पर एक्शन लेके हमको कार्रवाई करना है, हम पेंडिंग क्यों रखें? अगर सही है तो हैंड होल्डिंग करके उसको आगे चलाएंगे। तो मेरा एक आग्रह है कि इसको भी, क्योंकि ये चेहरे बदलने वाला विषय है, अशोक भवन जहाँ पर आपके पूरी प्रशासकीय काम भी हो सकते हैं, और बहुत जल्द हम लोग इसी के दृष्टि से प्रशासकीय भवन का भी प्रपोजल सब लेके आ रहे हैं, जिसको हम लोग नगर परिषद और नगर पंचायत में भी हर जगह एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, और जिसमें आपके नगर निगम के अधिकारी भी बैठ सके, नगर पंचायत के, और साथ में जनप्रतिनिधि भी वहाँ बैठकर पूरी तरह से एक अच्छा ऑफिस आपका चले, उसके लिए भी डिपार्टमेंट विचार कर रहा है। जल जीवन हरियाली की बात सचिव महोदय ने कही, ये भी हमारी प्राथमिकता में है, क्योंकि पार्क और तालाब ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी निकाय को उसके तस्वीर को, बदलते हुए तस्वीर को लोग जब पब्लिक घूमने जाती है तो इन्हीं चीजों से देखती है कि सरकार कैसे चल रही है। तो निश्चित रूप से ये एक तरह का शहरीकरण का एक बड़ा मापदंड है, इसको जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। मोक्षधाम योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सरकार इसके लिए पैसा देने को तैयार है, केवल आपको इसकी उपलब्धता जरूर कर निकालनी है। इस पर थोड़ा होमवर्क करेंगे तो इस पर भी हम लोग बहुत गति से आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी के समय में हम लोग के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। सरकार प्रधानमंत्री योजना जो फर्स्ट फेज था, मैं उसकी थोड़ी चर्चा इसलिए करूंगा कि फर्स्ट फेज में जो कमियां रही, हम लोगों ने उसके सत्यापन की प्रक्रिया को तेजी से कर दिया, उसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं हुए।
और उस गलत रिपोर्ट के कारण हम जब दिल्ली भेजे तो कई जगह हमारे चीजें सैंक्शन होने के पहले रिजेक्ट हो गई। तो अभी जो हम लोगों ने सर्वे कराया है उस सर्वे के बाद सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा उसको बढ़िया से सत्यापन कराइए ताकि हम इस बार जो अपने स्टेट से सैंक्शन करके भेजे उसमें मैक्सिमम हमको वहां से उसकी फायदा मिल पाए, क्योंकि जमीन का पोजीशन बहुत क्लियर कट इसमें देना है। और जो सरकार ने अभी कुछ राशि बढ़ाई है केंद्र सरकार ने, तो राज्य सरकार ने भी उसमें अपने तरफ से काफी राशि जोड़ 50,000 और अधिक राशि जोड़ने का है। और इस स्कीम में थोड़ा और भी हम लोग एक्स्ट्रा काम करने जा रहे हैं। जैसे ही इसमें थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो उसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री आवास का टारगेट जो सचिव महोदय ने बताया है उस पर आपको जरूर फोकस करना है। और मैं तो कहूँगा अभय जी की सभी यूएलबी को भी टारगेट दें कि हमको इस महीने आपसे इतना चाहिए। उससे क्या होगा कि टोटल टारगेट को अगर 1 लाख टारगेट है तो नगर निगम के पॉपुलेशन और सबके पॉपुलेशन के आधार पर जितने सर्वे हुए हैं उसके आधार पर उनको टारगेट दीजिए कि हमको इतना सत्यापन। मेरा टारगेट किसी बिहार में 50,000 फरवरी पार होना है, मार्च में 1 लाख पार होना, ये टारगेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इनके बीच में, ताकि इनसे भी हम क्लियर ऑडिट ले पाए कि आपको इतना दिया गया था तो इतना क्यों नहीं दिया। और इस पर कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम गरीबों को आवास दें, तो वो समयबद्ध देना हमारा चुनौती है और इस चुनौती को हम पास करें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी शहर हम लोग बनाते हैं और पब्लिक टॉयलेट जिसकी चर्चा अभी किया और स्लम में टॉयलेट, इन दोनों ही टॉयलेट में स्लम टॉयलेट तो कुछ बना भी है, क्योंकि उसमें ओडीएफ के तहत कई चीजें आई थी तो कई जगह स्लम से बने, लेकिन उसके रखरखाव को लेकर हम आज भी चिंतित हैं। तो जो नगर निगम है, जो यूएलबी है, जो उनके द्वारा टॉयलेट बनाए गए उसको अपने योजना में वो शामिल करें, मॉनिटरिंग करिए कि कैसे उसका मेंटेनेंस आप कर सकते हैं। उसके लिए जो राशि भी आपको है उसको भी उपवन आपको करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज हम बना दें और उसका मेंटेन हम नहीं करें तो जो छोटे स्लम्स में बनाए गए आपके द्वारा शौचालय है उसके मेंटेनेंस के लिए पूरा रिपोर्ट आपको देना चाहिए कि मैंने इतना हमारे पिछले 3 साल में बना है, इसके रखरखाव में हम इतना खर्च करते हैं। और उसकी फिर हम थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराएंगे ताकि आपके विषय की जो ऑडिटिंग है वो क्लियर करते हैं, ताकि उसमें पैसा भी अगर खर्च करना पड़े सरकार को तो सरकार खर्च करेगी। हम जिसको बनाए हैं उसको बनाकर मेंटेन करना भी हमारी जवाबदेही है, इसलिए मैं उस पर भी फोकस कर रहा हूँ। और स्लम टॉयलेट्स के लिए बहुत जल्दी हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स के लिए भी एक पॉलिसी की दृष्टि से हम लोग आ रहे हैं और बहुत जल्द, क्योंकि हम लोग बड़े शहरों में जाते हैं जहाँ भी, तो बिहार ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर काफ़ी मतलब सड़क पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं हम लोग, चाहे वो शहरी इलाका हो। तो कम से कम हम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट किए हैं और हम लोग का प्रयास है कि अगले 1 से 2 महीने में इस पर हम लोग बहुत जल्दी पॉलिसी के साथ भी आएंगे और साथ में इस पर पैसे का भी उपयोग करेंगे। स्ट्रीट लाइट पर अभय जी ने बहुत क्लियर किया है, मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको निष्पादन कीजिए। जनप्रतिनिधियों में काफ़ी आक्रोश है, उनको परसेप्शन ये बन रहा है कि सरकार रोक रही है, जबकि हम लोगों ने डिस्पोजल करने के लिए आपको कहा है। अब हमारे अधिकारी पत्र पूरा नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे? एक बार में आए नहीं रोक लग गया। मैंने कई सीनियर अधिकारी से बात किया, आयुक्त लेवल के अधिकारी, उनको भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन था तो एक बार में सचिव से बात करते, एक बार से मंत्री से बात करते कि सर आपने क्या पॉलिसी बनाया है, लेकिन किसी ने रिटर्न कॉल नहीं किया, सब फाइल लेके बैठ गए। ये तो गलत तरीका है। सितंबर में लेटर निकला है और नवंबर दिसंबर तक सही तरीके से अधिकारियों को जानकारी नहीं, और आपको जानकारी कमी है तो आप पार्षद और जनप्रतिनिधियों को भी गलत मैसेज दे दिए कि सरकार ने रोक दिया। मेरा कहना है कि अगर आप ही नहीं नॉलेज में रहेंगे तो डेफिनेटली आप नीचे मैसेज सही पास ऑन नहीं कर सकते। और मैं इस एक उदाहरण से कह सकता हूं कि आपको जो भी चीजें हैं उसको कम से कम जो लेटर्स आते हैं उसकी पूरी चीजों को पढ़िए, और पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन है तो इमीडिएटली सीनियर अधिकारी से बात कीजिए। और डिस्पोजल करना आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी चीजें हैं जो ऑलरेडी आज अभय जी ने फिर से क्लियर किया है, क्योंकि वो मामला आपके द्वारा एमओयू हुआ है, आप जब तक उसको डिस्पोजल नहीं करेंगे, आप जब तक कहेंगे कि नहीं इसका पेमेंट इतना ही होना चाहिए, इसको हम इसके आगे नहीं दे सकते, इसने इतने काम मिला, ये सब रिजेक्शन लेटर आप दे दीजिए। उसके आधार पर डिपार्टमेंट फिर आप नया टेंडर कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसमें तो पूरे मापदंड हम लोग बना के दिए कि आप कैसे बिजली विभाग से कैसे करना, क्या उसकी रेट होनी चाहिए क्या, क्योंकि इसमें कई जगह गलत आए थे। हम लोग को मालूम हुआ कि कई कंपनी 22 वाट का बल्ब निकालने लगी,
अब 22 वाट का बल्ब तो कोई लोकल ही बनाएगा, और वो बनाएगा तो रेट अपने हिसाब से बनाएगा। अब इस भी प्रक्रिया में लोग लग गए थे, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ से आरएफपी और बाकी चीजें बनाई गई हैं। कई चीजों की चर्चा अभय जी ने की कि मॉडल एस्टीमेट हम लोग कई चीजों को बना के दे रहे हैं। वो एक गाइडलाइनिंग है, बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि हम तो आपको गाइडलाइन करने को तैयार हैं, अगर उसके बाद भी आप गलत डिसीजन लेंगे तो यू विल पे द कंसिक्वेंसेज, क्योंकि उस पर तो कोई कोताही हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन चीजों को डिस्पोजल के रूप में लीजिए। दूसरा, स्ट्रीट वेंडर जो अंतिम विषय था, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहर को जब तक सुंदर दिखाना है, व्यवस्थित दिखाना है, तो स्ट्रीट वेंडर पर डिसीजन लेने होंगे। हो सकता है आज मेरे पास एरिया कम है, हमारे पास, हम मार्किंग लाइन से ही आगे शुरुआत करें। सचिन ने स्पष्ट कहा कि शुरुआत तो कीजिए, और किसी का सामान उठाकर फेंक देना ये किसी अधिकारी को शोभा नहीं देता। उसका 100 रुपये का जीविका, उसके 2000 का सामान उठा के आप फेंक देते हैं और इससे आप मानते हैं कि आपने काम कर दिया, ये एक पब्लिक सर्वेंट को शोभा नहीं देता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कड़ाई कीजिए, लेकिन तरीके कड़ाई के अलग होते हैं। हमारे घर में बच्चा गलती करता है तो सीधे उसको सजा कुछ और दे देते हैं। क्या गलती किया है उसकी सजा होनी चाहिए, हर लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको उसके पूरे जीवन को चौपट कर दे। मैं इसलिए कहूंगा, जहां कड़ाई करना है मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आपके व्यवहार ऐसे होने चाहिए जो कि उसको लगे कि मानवीय है। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप तो अधिकारी हैं, आप स्वतंत्र हैं इस पर डिसीजन लेने के लिए। इसलिए मैं स्ट्रीट वेंडर्स के विषय पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आपसे कहूंगा कि इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, बहुत जल्दी हम लोग एडवर्टीजमेंट पॉलिसी ला रहे हैं फाइनल करके, जो पहले भी पॉलिसी थी उसमें कुछ चेंजेस करके। ये आपके रिवेन्यू के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आप सबके माध्यम से इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कोई नीचे कंफ्यूजन होगा तो यू आर देयर टू उसको सॉल्व करने के लिए, आपको उसको एड्रेस करना चाहिए। हम लोग ये जो भी इसके रजिस्ट्रेशन या जो भी पॉलिसी, ये सारा जो पैसा यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होगा वो सीधे पैसा नगर निगम को, सभी यूएलबी को जाएगा। वहां पर उसके रेट का निर्धारण भी आप ही को करने का हम लोग अधिकार देने जा रहे हैं, मतलब आपको या नगर निगम को, जो उसको कहाँ पर लगाना है, लोकेशन का भी चिन्हित आप ही को करना है। यानी आपके यूएलबी का रेवेन्यू कैसे बढ़े, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होने जा रहा है। लेकिन इसको सही रूप से सरकार की जो पॉलिसी बनेगी, मैं कहूंगा अभय जी से कि जैसे ही हम लोग इसको फाइनलाइज करते हैं, एक वर्चुअल मीटिंग इस विषय पर क्लियर कंसेप्ट के साथ इन लोगों के साथ जरूर करिएगा, सो दैट कि नीचे कंफ्यूजन पास ऑन हो। और आपका कर्तव्य है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों को बुलाकर सारे विषयों को रखें कि सरकार ने क्या क्या पॉलिसी लिया है और इसके अंदर से आपको कैसे जाना है और इससे हमके फायदे क्या है। और ये तीनों विषय आपको हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको एड्रेस किया जाएगा, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि वही एड्रेस आप अपने नीचे के साथ बैठकर, अपनी टीम के साथ बैठकर, अपने मेयर, डिप्टी मेयर, अपने चेयरमैन और जो भी जनप्रतिनिधि उनके साथ कीजिए। दूसरा, असेंबली क्वेश्चंस, इसको भी अभय जी ने एड्रेस किया, मैं भी आज इसको लिख के ले आया था। मेरे मन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी गरिमा बढ़ती है। आपका मंत्री अगर वहां डक पे खड़ा है तो आप भी डक पे हैं। आपका मंत्री अगर पॉलिटिकल जवाब देके निकल गया और डिपार्टमेंट के इश्यूज के हिसाब से जवाब नहीं दिया तो डिपार्टमेंट की भी गरिमा गिरती है। लोग बोलते देखिए ना कैसा जवाब बना के दे दिया अधिकारी। मंत्री को तो रबर स्टाम्प मान लेते हैं, लेकिन आपका भी इमेज बनता नहीं, और मैं तो वैसा जवाब देता ही नहीं। मैंने पिछले बार 1-2 अधिकारी को इसीलिए काफी कड़ाई से लिया। मैं नहीं चाहता हूं कि इसके लिए एक्शन लेना पड़े, लेकिन हमारी पूरी अकाउंटेबिलिटी सरकार के प्रति है, और सरकार विधानसभा सत्र में सरकार जवाब देती है, और सरकार के जवाब को आप लापरवाही के साथ करेंगे तो ये टॉलरेट किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा। हम आपको मैक्सिमम टाइम देना चाहते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है तो तुरंत में आपको वो मिले और आप उसका सही जवाब। और कोई भी अधिकारी सिग्नेचर करके ऊपर देता है तो वो पूरी जवाबदेही ऊपर वाले अधिकारी की है। मैं ये नहीं मानूंगा कि चीफ इंजीनियर ने कर दिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कर दिया इसलिए मैंने चीफ इंजीनियर के रूप में कर दिया। मैं पथ निर्माण विभाग में भी था अभय जी, मैंने बहुत स्पष्ट इसमें किया था, whoever be the last signature, he will be the responsible for the compliance। इसलिए नगर आयुक्त ने कर दिया, नीचे से आया तो मैंने देखा नहीं। अरे कैसे नहीं देखा भाई आपने? क्यों नहीं ऐसा हालत है? आपका डर क्यों नहीं है कि कोई आदमी ऐसा गलत जवाब दे दिया सरकार को और सरकार वहां पर डर पे खड़ी हो गई? तो इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि सरकार के
में के सामने जो जवाब जाए सत्र में, उसमें डिपार्टमेंट की गरिमा बढ़े और डिपार्टमेंट जो भी जवाब दे वो जवाब अपने आप में एक स्तर का हो और हर जवाब का हिस्ट्री जाने। कई बार हम लोग देते हैं कि पिछला जवाब दिए वही जवाब एकदम हूबहू वही लिख के भेज दिए। अगर आपको लगता है तो आप लिखिए कि पिछले बार सत्र में ये हुआ था, इस सत्र में भी हम लोग अभी तक इस स्थिति में है, अभी भी हमारी ये स्थिति स्टेटस को है। हमको ये तो मालूम हो कि पिछला जवाब भी आपने यही दिया था। तो इसलिए मैं आपसे इन बिंदुओं पे उम्मीद करता हूं कि आज दिन भर के इसमें आप काम करेंगे। होल्डिंग टैक्स और बाकी चीजें, रेवेन्यू कैसे बढ़ानी है, टैक्स कलेक्शन कैसे करना है, इसको भी थोड़ा स्ट्रेंथन कीजिए। और ये जो 10-12 बिंदु 15 बिंदु जो आज दिन भर में तय होंगे, आपको तय करना है कि हमको इसकी समीक्षा कब करनी है। आज हम होल्डिंग टैक्स पे चर्चा करेंगे, आज हम समग्र विकास पे चिंता करेंगे, आज हम फील्ड विजिट करेंगे। इन सब चीज़ों को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। आज मैं पूरी टीम को धन्यवाद फिर से दूंगा कि आज का ये पूरा सेशन आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिले, एक सीखने का मौका मिले और डिपार्टमेंट को बेहतर समझने का, सरकार की पॉलिसी को समझने का और उसका इम्प्लीमेंटेशन में जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने का माध्यम बने। और मुझे उम्मीद है कि नगर विकास विभाग जैसे नगरीय क्षेत्र अभी हमारा 12 से 16% गया है, लेकिन आपको ये जानकर थोड़ा दुख भी होगा कि देश भर के जो एवरेज मानक है वो 33% है और हम एवरेज मानक के आधे हिस्से तक, यानी अर्बनाइजेशन के मामले में हम बिहार बहुत पीछे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये टीम लग गई और आने वाले 5 साल का एक प्लान बनाकर हम लोग काम किए तो कहीं दो राय नहीं कि हम देश भर के एवरेज मानक के भी बराबर खड़ा हो सकते हैं और उसके लिए डिपार्टमेंट पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है। मैं एज ए मंत्री भी आपको कहता हूं डिपार्टमेंट को कि आपको इसमें कोई कठिनाई होगी, आप बेहतर परफॉर्म करके दीजिए। ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट का एक सेशन वाइज जो होने वाला है वो निश्चित रूप से आपके अंदर मोटिवेशन लाना चाहिए कि नहीं, मैं पिछले बार 5वें लास्ट पैरान में था, इस बार प्रथम 5 में आने का प्रयास करूंगा और इसलिए ये मानक के तहत हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरी पूरी शुभकामना है कि आपका सपोर्ट सिस्टम मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे और जो सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम जनता की सेवा बेहतर तरीके से करें वो बिना आपके माध्यम से, बिना आपके लगे हुए नहीं होगा। इसलिए आप सबसे उम्मीद है कि इसमें आपका सहयोग मिले, हम सबको साथ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।